नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय ऊष्मागतिकी को जारी रखेंगे और उसके भाग 3 को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को जानेंगे, उसके बाद विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, इसे भी समझेंगे। तो आइए पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी कि ऊर्जा का संरक्षण का एक अनुकूलन है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम यह कहता है कि किसी पृथक निकाय की ऊर्जा कभी बदलती नहीं है, वह हमेशा उतनी ही रहती है जितना पहले रहती है। दोस्तों, हर वस्तु का या हर पदार्थ का एक इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में बदलाव उस निकाय में जाने वाली तथा उससे निकलने वाली सभी ऊर्जाओं का योग होता है। प्रथम नियम को चित्र माध्यम से समझते हैं। आइए दोस्तों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के सूत्र क्या होते हैं चित्र माध्यम से समझते हैं। आप चित्र से समझने की कोशिश करें। यदि U इंटरनल एनर्जी है यानी कि आंतरिक ऊर्जा है, W सिस्टम द्वारा किया हुआ काम है यानी कि वर्क डन है, और Q सिस्टम में संग्रहित ऊष्मा है, तब फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, जहां डेल्टा बदलाव दर्शाता है। दोस्तों, डेल्टा Q परिवेश द्वारा निकाय को दी गई ऊष्मा को दर्शाता है, वही डेल्टा W निकाय द्वारा परिवेश पर किया गया कार्य को बताता है, और डेल्टा U निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को बताता है। ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख ले। प्रथम नियम के समीकरण डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W में सिस्टम से निकलने वाली ऊष्मा को निगेटिव लिया जाता है और सिस्टम में जाने वाली ऊष्मा को पॉजिटिव रखा जाता है। इसे आप ध्यान रखें। इस प्रकार सिस्टम यानी कि निकाय द्वारा किया गया काम पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है और सिस्टम पे यानी कि निकाय पे किया गया काम निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। आइए इसे चित्र माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के लिए किसी गैस की अवस्था P1 V1 से परिवर्तित कर P2 V2 कर दी जाती है, तो पहले गैस के दाब को स्थिर रखकर उसके आयतन को V1 से V2 में परिवर्तित करते हैं। अर्थात पहले हम अवस्था P1 V2 में जा सकते हैं और फिर गैस के आयतन को स्थिर रखते हुए इसके दाब को P1 से P2 में परिवर्तित करते हैं। इससे गैस P2 V2 अवस्था में पहुंच जाती है। अब चूंकि डेल्टा U एक अवस्था चर है, इसलिए डेल्टा U केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, न कि उस पथ पर निर्भर करता है जिससे गैस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। अब यदि कोई निकाय ऐसी प्रक्रिया अपनाता है जिसमें डेल्टा U का मान 0 होता है, उदाहरण के लिए डेल्टा U का मान 0 आदर्श गैस का समतापीय प्रसार में होता है, तो इस परिस्थिति में समीकरण कुछ ऐसा होगा। डेल्टा Q बराबर डेल्टा W, अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य करने में पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाती है। यदि निकाय सिलेंडर में भरी गैस है तथा सिलेंडर में गतिशील पिस्टन लगा हुआ है, तो पिस्टन को गति देने में गैस को कार्य करना पड़ता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। अब दोस्तों, दाब P के विरुद्ध निकाय द्वारा संपादित कार्य निम्नलिखित समीकरण से दिया जाएगा। डेल्टा W बराबर P गुणित डेल्टा V।
यहाँ डेल्टा भी गैस में आयतन के परिवर्तन को दर्शाता है। अतः उदाहरण के लिए समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी गुना डेल्टा भी। आइए दोस्तों अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं। दोस्तों परिभाषा के तहत हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या केवल विशिष्ट ऊष्मा भी कहा जाता है। जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उसे गर्म करने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का फॉर्मूला को हम समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू उसके ताप को T से बढ़ाकर T प्लस डेल्टा T कर देती है, तो उस स्थिति में पदार्थ की ऊष्माधारिता को निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं, S बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा T। समीकरण में डेल्टा क्यू और ऊष्माधारिता S पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। अब पदार्थ के किसी नियत अभिलक्षण को परिभाषित करने तथा उसके परिमाण से स्वतंत्र रखने के लिए हमें कैपिटल S को पदार्थ के द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m किलोग्राम में से विभाजित कर देते हैं, तो समीकरण कुछ ऐसा हो जाता है, स्मॉल s बराबर कैपिटल S बटे m बराबर 1 बटे m गुना डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। यहाँ पे स्मॉल s को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति और उसके ताप पर निर्भर करती है। दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, इसे आप याद रखें। दोस्तों पदार्थ का निर्धारण म्यू मोल के पदों में करें तो पदार्थ की ऊष्माधारिता प्रति मोल को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, C बराबर S बटे म्यू बराबर 1 बटे म्यू बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। अब यहाँ C को पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। जैसा कि हम पिछले समीकरण में पढ़े थे उसी प्रकार स्मॉल s की भांति यहाँ भी कैपिटल C भी पदार्थ के परिमाण पर निर्भर नहीं करता तथा प्रदत्त ऊष्मा की परिस्थितियों, पदार्थ की प्रकृति तथा उसके ताप पर निर्भर करता है। C का मात्रक होता है जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, जहाँ कैपिटल C को पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है आइए जानते हैं। दोस्तों ऊष्मा का पुराना मात्रक कैलोरी था। अब 1 कैलोरी को ऊष्मा के उस परिमाण के रूप में परिभाषित करते थे जो 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करता था। अब परिभाषा के अनुसार 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। ताप के साथ जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता में कैसे परिवर्तन होता है चित्र द्वारा बताया गया है। दोस्तों और विस्तार से समझें तो ऊष्मा का वह परिमाण जो 1 ग्राम जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दे उसे 1 कैलोरी के रूप में परिभाषित करते हैं। चूंकि ऊष्मा ऊर्जा का एक ही रूप है इसलिए मात्रक जूल यानी कि J के उपयोग को प्राथमिकता देना अधिक उपयुक्त होता है। इसीलिए SI मात्रक में जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4186 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। दोस्तों चित्र में कुछ मटेरियल का
विशिष्ट ऊष्माधारिता को दर्शाया गया है। दोस्तों, गैसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता को समझते हैं। किसी आदर्श गैस के लिए हमारे पास एक सरल संबंध होता है जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। Cp माइनस Cv बराबर R होता है। यहाँ Cp व Cv आदर्श गैस की क्रमशः स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिताएं हैं तथा R सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम 1 मोल गैस के लिए समीकरण कुछ ऐसे लिखेंगे। डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस P गुना डेल्टा V। यहाँ डेल्टा Q का स्थिर आयतन पर अवशोषण होता है तो डेल्टा V का मान 0 हो जाता है। दोस्तों, आदर्श गैस के लिए U का मान यानी कि आंतरिक ऊर्जा का मान T पर निर्भर करता है यानी कि तापमान पर निर्भर करता है। तो आदर्श गैस के 1 मोल के लिए समीकरण हो जाएगा PV बराबर RT, जो निम्नलिखित परिणाम देता है। समीकरण P गुना ब्रैकेट में डेल्टा V बटे डेल्टा T बराबर R होता है। इस प्रकार दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए जानते हैं एक बार फिर से कि आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को समझा और उसके बाद विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकीय अवस्था चर तथा अवस्था का समीकरण को समझेंगे और उसके बाद ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में क्या क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप इस अध्याय को विस्तार से पढ़ने के लिए NCERT कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पुस्तक 2 से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।